वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। आप सब कैसे हो? आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। स्पेशली मेंस और एडवांस एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। देर किसको आती है, शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन शुरू करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अरेज होता है, सर हम ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों करते हैं? ऑलरेडी तो नॉर्मल टाइट्रेशंस तो हम कर रहे हैं, तो हमको मालूम है का नॉर्मल टाइट्रेशंस हम कैसे करते हैं। कोनिकल फ्लास्क में एक सॉल्यूशन लेते हैं, ब्यूरेट से एक सॉल्यूशन डालते हैं, और ये जो कोनिकल फ्लास्क सॉल्यूशन में एक इंडिकेटर डाल देते हैं। एंड पॉइंट तो पता चल रहा है, फिर से एक नया कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करके ये चीज़ की ज़रूरत क्या है? तो इसका जो मेन रीज़न है, कभी कभी क्या होता है, हमको इंडिकेटर जो है शार्प एंड पॉइंट नहीं दे पाता है। तो ऐसा सिचुएशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन शुरू करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस वही है, मगर इसमें क्या करते हैं, जो बीकर का जो सॉल्यूशन है, कोनिकल फ्लास्क का जो सॉल्यूशन है, उसका कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। किसके एगनेस्ट वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड, मतलब जो ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं उसके एगनेस्ट में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मेनली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम ग्राफ्स बना रहे हैं, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना? तो जब हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वो ग्राफ देखने से पहले सबसे पहले हमको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन प्रोसेस में कोई भी टाइट्रेशन हो, वो कंडक्टोमेट्रिक हो या नॉर्मल हो, 4 स्टेजेस हमेशा रहता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला स्टेज 1 क्या होता है? तो स्टेज 1 जो है आपका, इसमें जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 जब कोई रिएजेंट ऐड ही नहीं किया, मतलब T = 0, रिएक्शन शुरुआत ही नहीं हुआ, नो रिएजेंट एडेड, नो रिएजेंट एडेड, ये पहला सिचुएशन होता है। और स्टेज 2 जो है आपका T = T1, मतलब इसमें लिटिल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एडेड, ये स्टेज 2 है। ठीक है, अब आएगा स्टेज 3। स्टेज 3 जो है आपका T = इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है, नहीं है? इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आपका क्या होगा, आइडिया है ना? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, हाँ बोलिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ वन सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, ये दोनों आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बी। ये जो स्टेज जो होता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट होगा स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 जो होता है T = इन्फिनिटी, मतलब इसमें एक्सेस रिएजेंट ऐड कर दिया, एक्सेस रिएजेंट एडेड। बस ये 4 स्टेज हमको याद रहना चाहिए। जब ये 4 स्टेज हमारे पास रहेगा, हमको याद रहेगा, तो बहुत आराम से हम ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मगर एक और चीज़, ग्राफ्स बनाने से पहले हमको मेनली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या लॉजिक हमको पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, मगर लॉजिकल पॉइंट जो है, इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पॉइंट के एक लॉजिकल पॉइंट रहेगा, तो वो लॉजिक हमको याद रहना चाहिए। थ्योरी जितना भी आप पढ़ो, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉजिक होना जरूरी है। तो यहाँ लॉजिक देखते हैं।
तो यहाँ जो लॉजिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जो लॉजिक आएगा, ये लॉजिक ये है, इफ हाईली कंडक्टिंग आयन इज replaced by low conducting ion, then conductivity of solution decreases. So ये लॉजिक हमेशा हमको याद रहना चाहिए। जब आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास ये लॉजिक होना जरूरी है। अगर ये लॉजिक नहीं पता है तो आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ्स नहीं बना सकते हो। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पॉइंट फिर से वापस देख लीजिए। तो क्या पॉइंट है, तो क्या पॉइंट रहेगा, इफ हाईली कंडक्टिंग आयन इज replaced by low conducting ion, then conductivity of solution decreases। तो ये हमको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट नोट कर लिया आपने, अगर नोट नहीं किया तो एक बार नोट कर लो। एग्जाम्पल लेके कंडक्टिविटी टाइट्रेशन स्टडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल जो यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो है KCl सॉल्यूशन है। So to this AgNO3 solution is added gradually। तो ये सिचुएशन है। तो आपके क्या सिचुएशन दिया हो, तो मतलब मेरे पास KCl सॉल्यूशन है बेकर में, इसको मैं AgNO3 सॉल्यूशन ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूँ। तो क्लियर है ना। तो 4 स्टेजेस इसको अप्लाई करना होगा। तो हर एक स्टेज में कंडक्टिविटी क्या होता है, यही स्टडी है। फिर एक बार स्टडी करने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेज होगा आपका t = 0। सो t = 0 कंडीशन में हमने क्या कहा था, t = 0 कंडीशन में हमने क्या कहा था, तो आपके पास जो है कोई रिएजेंट ऐड नहीं किया था, तो आपके पास केवल एक बीकर है। तो इस बीकर के अंदर KNO3 रहेगा, सॉरी KCl रहेगा, KCl है सॉल्यूशन के अंदर। ये KCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताइए ये पर्टिकुलर KCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बताइए। सो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% नियरली 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तब कंडक्टिविटी वेरी हाई रहता है। सो इस सिचुएशन में K + Cl - आयन फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ कंडक्टिविटी जो है हाई रहता है। क्योंकि रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो KCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे t = 1। सो t = 1 सिचुएशन क्या होता है, सो t = 1 सिचुएशन जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3 हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से बीकर के अंदर क्या होता है एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें अगर आप AgNO3 ऐड करते हो इस सॉल्यूशन को, KCl है AgNO3 है, तो रिएक्शन हो जाता है। तो एक बार वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या रिएक्शन है, KCl + AgNO3 gives rise to AgCl precipitate + KNO3। अब देखिए मैं यहाँ को थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स ये है, मान लो मेरे पास इनिशियल 10 मोल है, तो कितने मोल है आपके पास, KCl अगर मान लो आपके पास 10 मोल है, अगर आप मान लो 1 मोल AgNO3 ऐड किया, ठीक है, पहले कितना था 10 मोल्स है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखता हूँ। हमारे पास 10 मोल KCl है इनिशियली t = 0। अब मैं 1 मोल AgNO3 ऐड किया हूँ, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग
ये 10 मोल है, ये 1 मोल ऐड किया हो, सो 10 मोल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने 10 मोल तो लिया था, मगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब इसमें 1 मोल अगर AgNO3 लिया आपने तो ये केवल 1 मोल KCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो मतलब रिएक्शन कंटेनर के अंदर 9 मोल KCl तो बचेगा। मतलब इस सिचुएशन में आपके पास 9 मोल KCl है, 9 मोल KCl है, प्लस और क्या है, AgNO3 जो आपने ऐड किया था वो तो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, AgCl। ये सॉलिड है, सॉलिड तो कंडक्टिविटी, कुछ सॉलिड का तो कंडक्टिविटी होता नहीं है, तो ये कंडक्टिविटी को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसको आप भूल जाइए। AgCl तो कोई कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहेगा कंडक्टिविटी को, इसको भूल जाइए। अब नेक्स्ट जो है क्या बना था, जब ये 1 मोल के साथ रिएक्शन किया तो KNO3 कितना बन रहा था, 1 मोल बन रहा था, मतलब 1 मोल KNO3 है, तो यहाँ 1 मोल KNO3 भी है सॉल्यूशन के अंदर। अब एक बार यहाँ सिचुएशन एनालाइज करो। पहले हमारे पास 10 मोल KCl था, अभी इसमें से 9 मोल KCl हो गया और 1 मोल KNO3 आ गया। मतलब KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले एनालाइज करो। यहाँ KNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये भी साल्ट है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो ये भी K+NO3- आयन देगा। सो ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 10 मोल्स था वो, अभी वो 9 मोल हो गया, मगर 1 मोल किससे रिप्लेस हो गया। सो यहाँ 1 मोल जो KCl था वो KNO3 से रिप्लेस हो गया। KNO3 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सर ये कैसे हो सकता है, KCl KNO3 दोनों का सेम रहेगा? तो एनालाइज करो ना, आयन्स क्या मिलेगा, K+ आयन सेम, इधर Cl- आयन, इधर NO3- आयन, मगर Cl- आयन NO3- आयन वो तो चेंज हो गया ना, मगर Cl- छोटा है, NO3- बड़ा है, जिसका साइज छोटा होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, तो फिर कंडक्टिविटी कम होना चाहिए, क्योंकि Cl- जो है यहाँ उसकी जगह NO3- आ गया। मतलब लो कंडक्टिविटी वाला हाई कंडक्टिविटी वाला लो कंडक्टिविटी से अगर रिप्लेस हो गया तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वही तो लॉजिक मैंने आपको बताया था, मगर आप बोल रहे हो कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली अगर आप जो सॉल्यूशन एनालाइज करते हो, ये जो सॉल्यूशन आपने लिया था एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में Cl- हाइड्रेट हो जाएगा। तो हाइड्रेट होने के बाद Cl- का जो साइज है, NO3- का जो साइज है, वो दोनों लगभग बराबर रहेगा। जब साइज बराबर हो गया, कंडक्टिविटी भी सेम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इवन दो 1 मोल KCl 1 मोल KNO3 से रिप्लेस भी हो गया, दोनों का कंडक्टिविटी सेम होने के कारण वहाँ कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब अभी हमको यहाँ कंक्लूजन क्या मिला, नो चेंज, नो चेंज, लैम्डा में चेंज नहीं है। नेक्स्ट T = इक्विवेलेंस पॉइंट। सो T = इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब एग्जैक्टली आपका जो है 10 मोल से रिएक्शन कर लिया, मतलब KCl आपका जो है AgNO3 है, इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है, तो ये 10 मोल्स था इनिशियली, ये भी 10 मोल है, तो दोनों रिएक्शन करके 10 मोल AgCl प्लस 10 मोल KNO3 बनाएगा। जब ये 10 मोल लिया तो दोनों इक्वली रिएक्ट कर लेगा, तो ना KCl बचेगा ना AgNO3 बचेगा, दोनों इक्वली रिएक्ट कर लिया। अब 10 मोल AgCl बना था, मगर ये सॉलिड होगा, तो सॉलिड का तो कोई कंडक्टिविटी तो होता नहीं है। अब खुल मिला के सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी करने वाला सब्सटेंस कौन सा है, KNO3 है। वो कितना बना, 10 मोल बना। सो KNO3 10 मोल बन गया था। अब ओवरऑल फिर से वापस एक बार एनालाइज करते हैं। तो इनिशियल आपके पास क्या था, 10 मोल KCl था। अब इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या है, 10 मोल KNO3 है। सो पहले 10 मोल KCl था, इक्विवेलेंस पॉइंट में भी 10 मोल KNO3 है। अभी हमने डिस्कस किया था कंडक्टिविटी ऑफ KCl और कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 लगभग, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू रहेगा, लगभग सेम रहेगा, स्लाइट वेरिएशन रहेगा, ठीक है। तो लगभग सेम रहेगा, तो लगभग सेम रहने के कारण यहां से यहां तक जो कंडक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, कंडक्टिविटी नॉर्मल रहेगा। मतलब यहां भी नो चेंज, नो चेंज इन लैम्डा। सो लैम्डा में कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लास्ट स्टेज
t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब एक्सेस रिएजेंट हमने ऐड कर दिया। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, एक बार देख लीजिए, ऑलरेडी आपके पास 10 मोल KNO3 है। अभी इसको आपने क्या कर दिया, मान लो कुछ 5 मोल ऐसा कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, AgNO3 ऐड कर दिया। AgNO3 आप ऐड कर रहे हो ना। सो अब क्या हुआ था, ऑलरेडी आपके पास इनिशियल सॉल्यूशन देखिए 10 मोल KCl था, इधर भी 10 मोल KNO3 है, दोनों का कंडक्टिविटी सेम है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसका कंडक्टिविटी और इसका कंडक्टिविटी, दोनों का कंडक्टिविटी सेम है, कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आया था, दोनों का कंडक्टिविटी सेम है। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में डिफरेंस देखो, 5 मोल एक्स्ट्रा AgNO3 आ गया। AgNO3 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्स्ट्रा जैसे एक्स्ट्रा आ गया था सॉल्यूशन के अंदर, आयंस नंबर तो बढ़ेगा, Ag+NO3-N, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट होने के कारण क्या होता है, तो एक्स्ट्रा आयंस आपको मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा आयंस अगर आ गया तो क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी एकदम से शूट अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है, स्टीपली रेजेस, लैम्डा स्टीपली रेजेस। इसका रीजन ये है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो ये हुआ आपका जो ओवरऑल कंडक्टिविटी जो हमने एनालिसिस किया था डिफरेंट स्टेजेस में। तो पहले नॉर्मल था, कोई चेंज नहीं हुआ था इक्विवेलेंस पॉइंट तक। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एकदम से सडन से रेज हो गया, तो एकदम से ग्राफ जो है स्टीप रेज हो गया था। ठीक है, सो इसको अगर ग्राफिकली अगर हमको बनाना है तो एक बार इधर बना देता हूं ग्राफ। तो ये है आपका लैम्डा, इसमें वॉल्यूम ऑफ AgNO3। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में क्या है, KCl है, KCl का कंडक्टिविटी हाई रहेगा, मतलब जो कंडक्टिविटी है हम कहीं ना कहीं इधर से स्टार्ट करना होगा। तो इधर से हम स्टार्ट करें क्योंकि इनिशियली कंडक्टिविटी हाई है। तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हो रहा है लैम्डा में, इधर देखिए लैम्डा में कोई चेंज नहीं है, इनिशियली लैम्डा हाई रहेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट तक कोई चेंज नहीं है। तो फिर इसके बाद टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी में पहुंच गया, स्टीप रेज होता है। तो मतलब ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, जब आप AgNO3 ऐड कर रहे हो, जब आप AgNO3 ऐड कर रहे हो कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन में जाएगा। तो जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच गया तो फिर वहां से स्टीप रेज कर लेगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये एक बार मेंस में पूछा था और एक बार एडवांस्ड एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशंस भी जो भी होता है, तो सभी इस तरह आप 4 स्टेजेस बना के इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, अनाउंसमेंट करना है। एक्चुअली मैं जूम ऐप में ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ। सो 11th और 12th क्लासेस के लिए जुलाई 1 से एक नया बैच शुरुआत हो रहा है। अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है तो ऊपर जो दिया हुआ नंबर है, तो उसमें आप कॉल करके आप पूछ सकते हो बाकी डिटेल्स, तो कितना फ़ीस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, सारी डिटेल्स आपको उस फ़ोन नंबर को आप कॉल कर दीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाता है। थैंक यू।